हेलो नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं सभी के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम अपना देने वाले हों, चाहे टीजीटी, पीजीटी एवं सामान्य हिंदी का कोई भी प्रश्न पत्र हो, सभी के लिए उपयोगी है ये प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करते हैं सभी के लिए ये उपयोगी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करा करें, साथ में एक कोई सा अपना कमेंट ज़रूर बताएं, स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चन बिहार आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा, ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है ये। ऑप्शन है बालकन शर्मा नवीन है, दिनकर हैं और रामरक्ष बेनीपुरी है, बनारसी दास चतुर्वेदी। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सी सही, बनारसी रामरक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध उपन्यास को कतिपय विद्वानों ने असंतोष का खटराग और महाऊब का उपन्यास की संज्ञा दी है? महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा है, कोई एरगैर प्रश्न नहीं इसमें रखे हैं। सारे के सारे प्रश्न छटे हुए प्रश्नों को ही इसमें कलेक्शन किया है। तो ऑप्शन है इसके कुरकुर स्वाहा है, राग दरबारी है, कितने पाकिस्तान है, जिंदगी नामा है। 4 ऑप्शन है। आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, यानी कि राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है। इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित ये उपन्यास है। और इसी में बहुत सारे ऐसे जो कथन हैं जो लोगों को के लिए मतलब ठीक नहीं है, उन्होंने उनके नज़र में वो ठीक नहीं है, और उसी को देखते हुए ये कथन कहा गया है कि ये जो उपन्यास है वो असंतोष का है, खटराग है, महाऊब है, ऐसी संज्ञा दी है विद्वानों के अनुसार। और तो ये आंसर इसका हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, हंस पत्रिका का नामकरण करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? हंस पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1930 में। 1930 में प्रकाशित हुई थी हंस पत्रिका, और इसका प्रकाशन जो किया था प्रेमचंद्र ने किया था। प्रेमचंद के द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन। ठीक है। और इसके जो प्रेमचंद ने इसका प्रकाशन किया है 1900। कभी कभार क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद ने इसका जो प्रकाशन किया था हंस पत्रिका का, वो कब से कब तक किया था, तो इसीलिए सारी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इन्होंने इसका हंस पत्रिका का प्रकाशन 1936 से लेकर के 86 तक प्रकाशन किया है। इसके बाद 86 के बाद किया था 86 के बाद किया है राजेंद्र यादव ने। तो इन्होंने किया है लगभग 2013 तक राजेंद्र यादव इसके प्रकाशक रहे हैं। इसके बाद इनकी बेटी ने इनका प्रकाशन किया है इसी पत्र का। इनकी बेटी का नाम है रचना यादव। आज अगर देखा जाए तो हंस पत्रिका की प्रकाशित करती हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका प्रेमचंद हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार ये आता है प्रश्न। आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। मतवाला सप्ताह के किस दिन प्रकाशित हुआ करता था? मतवाला महत्वपूर्ण प्रश्न साप्ताहिक पत्र है। पूछा है ये किस दिन प्रकाशित हुआ करता था?
यानी कि सप्ताह के कौन से दिन इसका जो प्रकाशन होता था, किस दिन निकलता था। ऑप्शन है सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शनिवार है। तो आंसर जो हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा, यानी कि शनिवार। शनिवार के दिन ये मतवाला का प्रकाशित होता था, निकलता था और ये निराला के द्वारा निकाला गया है। निराला के द्वारा कलकत्ता से निकाला गया था। कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था, निराला के द्वारा निकाला गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और तो आंसर इसका हो जाएगा डी सही, यानी कि शनिवार। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है मृदुला गर्ग को उनके किस उपन्यास के लिए गिरफ्तार किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, आप ज़रूर नोट करें अपने नोट्स में। अगर कोई लिख रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो नोट कर लें, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं उसे वो भी लोग अपने नोट्स में ऐड करें इस प्रश्न को, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कहीं कभार ही मिल पाते हैं। और तो किस इनका उपन्यास था कौन सा, उसके लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन है मिलजुल मन, मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा डी सही। चितकोबरा के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था मृदुला गर्ग को। ये महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है छायावादी कवियों को प्रवासी कवि की संज्ञा प्रदान की थी। ऐसा बोला जाता है कि जो छायावादी कवि, उन्हें न कह करके प्रवासी कवि कहा है। ये हमें बताना है किसने कहा है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, नागेंद्र ने कहा है, दिनकर ने कहा है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी सही, दिनकर। दिनकर के द्वारा ऐसा माना गया है कि जो छायावादी कवि हैं उन्हें छायावादी कवि न कह करके उन्हें प्रवासी कवि कहेंगे तो ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो आंसर हो जाएगा दिनकर, ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है कडप्पा के गुरु कौन थे। हमारे जो कडप्पा के गुरु कौन थे ये हमें बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन है सरप्पा थे, कुरुप्पा थे, लुइप्पा थे या फिर जालंधर थे। ये हमारे के सारे सिद्ध जो सिद्ध गुरु थे, सिद्ध कवि हैं, उन सभी कवियों के इनका जो है सिद्ध कवियों के नाम हैं, ठीक है। इनकी संख्या 84 है। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इसमें सबसे प्रमुख जो हैं वो सरहप्पा को माना जाता है, ठीक है। तो पूछा है कडप्पा के गुरु कौन थे, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही, जालंधर को ही कडप्पा का गुरु माना गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है काव्य हेतु कितने माने गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य हेतु बहुत बार प्रश्न बनता है। ऑप्शन है 3 है, 4 हैं, 5 हैं और 6 हैं। 4 ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा, हम सभी लोग जानते होंगे 3 है आंसर, और फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। और ये होते हैं इनका जो 3 है, पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। इस प्रकार से काव्य के 3 हेतु माने गए हैं। इनका होना काव्य में बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिभा के बिना काव्य की रचना नहीं की जा सकती, अभ्यास के बिना नहीं। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पे हमें कविता लिखना है, तब तक हम कविता को, काव्य को नहीं लिख सकते हैं। तो ये काव्य के प्रमुख विद्वानों के द्वारा 3 हेतु बताए गए हैं, आप सभी लोग इसे ऐड कर लेंगे। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है भरत मुनि ने रस, गुण, दोष, अलंकार का सही क्रम क्या माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों को लिया गया है, बहुत सारे प्रश्न इसमें प्रश्न में छिपे हुए हैं। देखने में साधारण सा प्रश्न है, लेकिन साधारण
है नहीं है, इसमें टोटल चार प्रश्नों को ऐड किया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है ये प्रश्न। इसके ऑप्शन हैं 8, 10, 10 और 4, फिर है 8, 8, 16, 4, दूसरा है सी ऑप्शन 9, 10, 16 और 3, चौथा है लास्ट ऑप्शन वो है 8, 10, 20 और 4। तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें है 8 रस माने हैं, 8 इन्होंने रसों की संज्ञा दी है भरत मुनि ने, टोटल 8 रस माने हैं। आप लोग इसे नोट कर लें। रस, भरत मुनि ने टोटल 8 रस माने हैं और शांत रस को इन्होंने रस की श्रेणी में नहीं रखा है और ये शांत रस को रस नहीं मानते हैं। इन्होंने जो अपने भरतनाट्यम में अगर रसों का उल्लेख किया है तो 8 ही रस इनने बताए हैं। इसके बाद आता है 10 गुण माने हैं काव्य के, ठीक है, और 10 ही माने हैं इन्होंने काव्य के दोष, ठीक है, 10 ही काव्य के दोष माने हैं। बचता है लास्ट आंसर वो है 4 इन्होंने अलंकार माने हैं, अलंकार 4 अलंकार माने हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सही, ठीक है। इसके बाद प्रश्न बनता है दूसरा। प्रश्न है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति कितने भागों में प्रकाशित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इनका, और ये महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है चंद्रकांता संतति, बहुत ही फेमस रहा है देवकी नंदन खत्री का। इन्होंने तिलस्मी उपन्यासों की रचना की है। तिलस्मी और जासूसी उपन्यास लिखे हैं मोस्टली देवकी नंदन खत्री ने। जासूसी उपन्यासों को इन्होंने लिखा है और तिलस्मी उपन्यासों को ही लिखा है। तो इसमें इनका जो उपन्यास है चंद्रकांता संतति, ये है एक तिलस्मी उपन्यास की संज्ञा श्रेणी में आता है। तो पूछा है इनके कुल कितने भागों में प्रकाशित रहा है ये महत्वपूर्ण उपन्यास। तो आंसर है ऑप्शन है 16 है, 21 है, 24 है और 26 है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 24 टोटल भागों में प्रकाशित किया है इन्होंने अपने इस उपन्यास को। बहुत ही प्रसिद्ध रहा है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है काव्य लक्षण का आरंभ होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य लक्षण का आरंभ होता है ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है भामा से, या फिर मम्मट से, विश्वनाथ से, या फिर जगन्नाथ से। तो काव्य के जो लक्षणों का आरंभ माना जाता है वो भामा से माना जाता है, ठीक है। आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा भामा। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। अपने अपने पिंजरे किसकी कृति है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस रचना है, आप लोग ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कर लें इसको, इस प्रश्न को। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, अपने अपने पिंजरे। ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, सूरजपाल हैं, मोहनदास नेमिश्राय हैं, या फिर रमानाथ अवस्थी हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सी सही। मोहनदास नेमिश्राय के द्वारा ही ये उपन्यास वो कृति लिखी गई है। मोहनदास नेमिश्राय यह एक दलित साहित्यकार हैं। साहित्यकार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे ही दलित साहित्यकार हैं, और दलित साहित्यकार कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बनता है दलित साहित्य से। तो इसीलिए सभी से निवेदन है इसको ज़रूर ऐड करें अपने नोट्स में, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और इनकी रचना भी बहुत ही बार रिपीट हुई है अपने अपने पिंजरे। तो ज़रूर इसको ऐड कर लें। इसके बाद है प्रश्न दूसरा।
प्रश्न है, बहुत उड़ लिए अंबर में, अब तो धरती पर उतरो। छायावाद की आलोचना में लिखी गई ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये बताना है। ऑप्शन है नामवर सिंह की हैं, मुकुटधर पांडे की हैं, पद्म सिंह शर्मा कमलेश की हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा ये छायावाद के लिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई हैं, और आंसर इसका हो जाएगा सी सही, पद्म सिंह शर्मा कमलेश। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, किस विद्वान ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवित्त संग्रह या फिर प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहकर उल्लेख किया है। अच्छा सा प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है नागेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सॉरी। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही ये कथन उल्लेखित किया गया है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद के विषय में कहा है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 15। प्रश्न है, किसने ये कहा कि अभिधा उत्तम काव्य है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, दूसरे ढंग से घुमा के बोल दिया है। वैसे बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, ऐसे करके ये पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन है कुमार भट्ट हैं, दूसरे भामा हैं, विश्वनाथ हैं और देव हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा देव के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नवीन आयाम किसने प्रदान किया था। ऑप्शन है जैनेंद्र हैं, यशपाल हैं, मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा जैनेंद्र। प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने कहानियों का जो सबसे ज़्यादा प्रकाशन किया है, सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो लोक साहित्य में प्रकाशित हुई हैं, लोकप्रिय हुई हैं, तो वो जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र की बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो प्रेमचंद की कहानियों से रिलेटेड मिलती जुलती हैं। तो इसीलिए इनको हिंदी कहानी का दूसरा आयाम माना जाता है, प्रेमचंद की कहानी, वो जैनेंद्र की कहानियों को। तो आंसर हो जाएगा जैनेंद्र। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है, किसने इंदुमती को मौलिक कहानी मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार आता भी है ये प्रश्न, और आने लायक भी है ये प्रश्न। तो सभी से रिक्वेस्ट है इसको ऐड जरूर कर लें। ऑप्शन है बच्चन सिंह हैं, राजेंद्र यादव हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और दूसरा ऑप्शन है नामवर सिंह। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र यादव, बी सही। राजेंद्र यादव के द्वारा इंदुमती को जो किशोरीलाल गोस्वामी की प्रकाशित महत्वपूर्ण पहली कहानी मानी जाती है, उसे इन्होंने राजेंद्र यादव ने शेक्सपियर के जो नाटक है टेम्पेस्ट, उसका छाया अनुवाद माना है। और इन्होंने कहा है ये मौलिक कहानी के रूप में नहीं रह सकती, क्योंकि ये अनुवादित कहानी है, ऐसा इनका मानना है राजेंद्र यादव का। इसीलिए ये प्रमुख बन जाती है प्रश्न। तो आंसर हमारा है राजेंद्र यादव। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। शेक्सपियर के नाटक मैनचेस्टर और वेनिस भारतेंद्र ने किस नाम से अनुवाद किया है। ये महत्वपूर्ण है। भारतेंद्र के 2 प्रकार के नाटक भारतेंद्र ने लिखे हैं, एक अनुवादित और हैं मौलिक। 2 प्रकार के इन्होंने नाटक लिखे हैं। तो ये अनुवादित नाटक में बताना है कि जो इन्होंने मैनचेस्टर और वेनिस किसका अनुवाद किया है, किस नाम से है उनका ये
प्रमुख नाटक। ऑप्शन है नहुस है, प्रबोध चंद्रोदय है, दुर्लभ बंधु है और भारत दुर्दशा है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा दुर्लभ बंधु। ठीक है, दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु मैनचेस्टर और वेनिस का अनुवाद माना जाता है। शेक्सपियर का ये प्रमुख नाटक रहा है और उसी का इन्होंने अनुवाद किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। ठीक है, इसके बाद है आहूत कहानी संग्रह के लेखक हैं, किसका है आहूत कहानी संग्रह? ऑप्शन है अज्ञे हैं, जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं या फिर इलाचंद जोशी हैं। तो आंसर जो हो जाएगा डी सही, यानी कि 4 सही हो जाएगा, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी के द्वारा ही ये महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है आहूत। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है रस है, अलंकार है, छंद है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर जैसा कि हम कह सकते हैं, रस को, अगर काव्य को किसी चीज़ की महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या फिर किसी काव्य उसके बिना आगे नहीं चल सकता है तो वो है रस। रस ही काव्य की आत्मा माना जाता है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है भरत मुनि ने रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, ये बताना है किसका उल्लेख नहीं किया है उन्होंने अपने जो रचना है। ठीक है, रससूत्र में। ऑप्शन है स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भाव हैं। चार हैं ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा विभाव। विभाव को इन्होंने अपने उसमें नहीं माना है, रससूत्र में उसका उल्लेख नहीं किया है विभाव का। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा का नाटक निस्तार संबंधित है किससे? कृषक समस्या से है, नारी समस्या से, हरिजन समस्या से या फिर राजनीति दल बंद समस्या से है। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नारी समस्या। वृंदावन लाल वर्मा एक बहुत ही समाज सुधारक के रूप में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। साथ ही इन्होंने ऐतिहासिक नाटक और उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक कथाकार माने जाते हैं। तो आंसर है बी सही, यानी कि इन्होंने निस्तार जो है नाटक है इनका, उसमें नारी समस्या का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न है 23 शकुंतला नाटक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, शकुंतला नाटक जो है उसका संबंधित असत्य कथन बताना है। ऑप्शन है यह खड़ी बोली का प्रथम नाटक है, इसके लेखक का नाम लक्ष्मण सिंह है, यह एक मौलिक नाटक है और यह नाटक 1863 में लिखा गया था। तो आंसर जो हो जाएगा, असत्य कथन हमको बताना है तो आंसर हो जाएगा इसका कि यह एक मौलिक नाटक है। यह एक मौलिक नाटक नहीं है शकुंतला। ठीक है, यह कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका अनुवादित रूप रहा है और ये लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। लक्ष्मण सिंह के द्वारा ये लिखा हुआ महत्वपूर्ण नाटक है शकुंतला। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सही। इसके बाद है प्रश्न दूसरा। पन्नाधाय के अलौकिक त्याग को ऐतिहासिक वृत्ति लेकर रचित नाटक राजमुकुट के लेखक कौन हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसमें जो पन्नाधाय का एक महत्वपूर्ण नाटक रहा है उसको लेकर, उसकी रचनाओं को लेकर दूसरा ये नाटक लिखा गया है राजमुकुट। बताना है ये किसका है। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत का है, दूसरा है उदय शंकर भट्ट का है, रुद्रदत्त शर्मा का है या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनई का है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ये महत्वपूर्ण लिखा गया है नाटक। ठीक है, राजमुकुट। इसके बाद है प्रश्न लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो उपेंद्र नाथ अस्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांच के कटघरे से लेकर के आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। ये कथन किसका है? अच्छा सा कथन है, महत्वपूर्ण कथन है ये। और तो बताना है कि ये किसके द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है। ऑप्शन है रामलाल शर्मा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, और डॉक्टर नागेंद्र हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। रामलाल शर्मा के द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है उपेंद्र नाथ के विषय में। उपेंद्र नाथ अस्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांच पहले ऐसे नाटककार माने जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जिन्होंने रोमांच के कटघरे से निकाल करके भावबोध के साथ जोड़ा है। यानी कि पहले तो जो नाटक लिखे जाते थे वो एकदम ऐसे लिखे जाते थे जिसमें कोई एकदम चमत्कारिक घटनाओं को उल्लेखित किया जाता था जिससे आदमी रोमांचित हो जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने रोमांच की जो प्रवृत्ति थी नाटकों में जो चली आ रही थी पुरानी परंपरा के रूप में, उसे हटा करके इन्होंने भावबोध से जोड़ा है उन नाटकों को। तो ऐसा कहा है रामलाल शर्मा ने उपेंद्र नाथ के नाटकों के लिए। तो आज इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।